हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। माई सेल्फ दीपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अमेजिंग होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और आराम से कैजुअली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना? तो आज हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, प्रारंभ को कंटिन्यू करते हुए, जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमने अभी तक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की। सो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर ट्रांसलेशन। इससे पहले देखो, इससे पहले हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए कहानी में, ये बता देती हूँ। डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेट होके आरएनए बनाएगा, आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, और यही बात पहले भी बोली जा रही थी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बाद वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। यहां तक हम पहुंच गए ना सारे बच्चे? पहुंच गए ना यहाँ पे आराम से? तो ट्रांसलेशन तक अब देखो हो क्या रहा है। ट्रांसक्रिप्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई डीएनए से आरएनए बन रहा है। नाउ आरएनए कुड बी एनीथिंग, आरएनए कुड बी mRNA, RNA could be rRNA, RNA could be tRNA, तीनों चीजें बन पा रहा था, ठीक है। पर अब अगर मान लो मैं ट्रांसलेशन की बात करूंगी ना बेटा, कि ट्रांसलेट मतलब अब आरएनए से प्रोटीन बनाना है, इस चीज में मुझे tRNA का काम चाहिए। यहाँ पे मुझे कौन हेल्प करेगा? tRNA। सो मैसेंजर आरएनए मैसेज तो लेके जाता है, पर अभी अगर तुम लोग याद करो ट्रांसक्रिप्शन की लास्ट क्लास, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, ये है ना, इस तरीके का mRNA बनाया था। हमने कोई स्पेसिफाई नाम नहीं किया था, पर हमने ये तरीके का mRNA बनाया था 5' और 3' एंड के साथ, और यहाँ पे हमने कैपिंग भी की थी, याद है? जितने बच्चों ने लास्ट क्लास पढ़ी है उनको याद है ना? और लास्ट में 3' एंड की अगर मैं बात करूं तो वहां हमने टेलिंग भी की थी। तो कैपिंग टेलिंग हम कर चुके हैं, इंट्रॉन्स को हम निकाल चुके हैं, एक्सॉन्स को हम जोड़ चुके हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो एकदम फुली फॉर्म्ड mRNA है। पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर था वो अंडर प्रोसेस mRNA था, जिसको हम कहते हैं HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जो एक अंडर प्रोसेस्ड या कह लो प्रिकर्सर ऑफ mRNA है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? एक फुली फॉर्म्ड मैच्योर mRNA। पर अब अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि ये mRNA में कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिख जाए तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब कि अगर ये mRNA आपस में मिलने लग जाए, यानी कि इसके पास भी तो बेस सीक्वेंस है, इसके पास भी तो ये बेस सीक्वेंस है। अगर मान लो ये बेस सीक्वेंस इस पूरे स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट रहे, ये पूरा स्ट्रैंड है ना, इस पूरे धागे पे ये बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो क्या ये धागा अपने आपस में नहीं चिपकेगा? सोच के देखना, सोच के देखो। अगर तुम्हारे पास एक पूरा स्ट्राइप है, उस पर पूरा मैग्नेट लगा है, तो तुमको क्या लगता है कि मैग्नेट आपस में नहीं चिपक जाएगा? है ना, लॉजिकल बात है कि नहीं है? मैग्नेट आपस में भी चिपक जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होता है इन द केस ऑफ tRNA, इन द केस ऑफ tRNA। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ tRNA की बात करती हूँ, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी दिखाऊंगी, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका इतना बड़ा सारा mRNA होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाता हुआ आपस में स्टिक हो जाता है, और कैसा लगता है ये भी देख लो। बस ये देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोवर लीफ tRNA। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर।
क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ जैसा दिखता है तो इसीलिए इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया। चलो अब मार्क करते हैं इसमें पॉइंट। अब देखो, अब होता क्या है कि एक तरफ तो इसका होता है 3' एंड, एक तरफ होगा इसके पास 5' एंड, क्योंकि यही चीज हमने देखी है कि यार एक तरफ जो होता है वो होगा 5' एंड, एक तरफ होगा 3' एंड। जो 5' एंड है ऑब्वियसली बात है वहाँ फॉस्फेट आयन है, और जो 3' एंड है वहाँ पे OH ग्रुप है। यही चीज है, यही चीज को हम कहते हैं। अब देखो यहाँ है ना, बाकी अब यहाँ हुआ क्या है, यहाँ बेसिकली मान लो यहाँ पे 3 कोडॉन्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे इस तरीके से कोडॉन्स प्रेजेंट थे। कोडॉन्स मतलब बेटा वो कोडिंग, ठीक है, वो ही कोडिंग ATC, ओए T कहाँ से आएगा, mRNA। को मैंने बहुत सारे लाइंस बना दी, मैं थोड़ा सा खुला खुला लाइंस बनाती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 3 4 5। अब देखो AUCGU ऐसे बनाया, इसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट U। मान लो इसके सामने ये ऐसा था, ठीक है, ये इस तरीके का था, पर हमने क्या किया, ये जो इस तरीके का था इसमें यहाँ पे A था और यहाँ पे U था, तो ये आपस में आके चिपक गए, ऐसा हुआ इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे इसके पास G था, यहाँ पे इसके पास C था, ये आपस में आके जुड़ते गए। तो जहां जहां ये जुड़े हुए हैं ना, वहां वहां इनके सामने कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, इसीलिए जुड़े हुए हैं। कोई फेविकॉल का जोड़ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंट है। क्यों जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी मेंटेन्ड है। सर्कल में मैम क्यों नहीं, लूप कहाँ से बन गया, ये सर्कल इसीलिए बन गया है बेटा क्योंकि यहाँ कोई देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी है ही नहीं। क्लियर, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी तो यहाँ स्टिक हो गए। लेट्स से यहाँ GUA था और यहाँ पे G के सामने C आएगा, U के सामने A आएगा और A के सामने U आएगा। तो इस तरीके से स्टिक होते जाते। यहाँ पे भी सेम तरीका होगा बेटा, यहाँ पे भी सेम तरीके से ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ ज्वाइन होने का तरीका क्या हुआ, ज्वाइन होने का तरीका क्या था कि जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस सामने था वो एज इट इज वहां पे फोल्ड हो गया और वहां पे ना मैग्नेटिक फोर्स की तरह चिपक गया, ठीक है। तो ये दूर दूर थे पहले पर ये आपस में आके जुड़ गए और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं tRNA या क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, जिसके एंड वाले बेस पे ये वाला जो फोर्थ, ये सेकेंड लूप होता है, ये फर्स्ट लूप होता है, सेकेंड लूप होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ लूप होता है। कई बार इसको मानते ही नहीं क्योंकि ये वेरिएबल सीक्वेंस रहता है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली जगह है, बस खाली जगह मुड़ गया जगह से। मतलब यहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी, यहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी, यहाँ कुछ था ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो यहाँ क्या है, ये फ्री स्पेस है, तो ये अपने आप में ही मुड़ गया। समझ रहे हो बात, मतलब अगर मैं ये तार बोलती हूँ, ये तार तो तुमको दिखता ही नहीं होगा, दिखता है क्या फेस पे इतनी बार उलझ जाती हूँ। ये हमारा माइक होता है ना, तो उसका वायर होता है ये, तो मैं सोच रही हूँ मैं इससे समझा दूँ। हाँ चलो कोई नहीं। सो एक वायर है, वो वायर कुछ कुछ जगह से जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ जगह से फ्री है, कुछ कुछ जगह से जुड़ा ही नहीं है क्योंकि वहाँ सामने मैग्नेट नहीं है ना, वहाँ सामने मैग्नेट नहीं है, वो उससे स्टिक नहीं होगा। तो जब सामने मैग्नेट नहीं है तो वो उससे स्टिक नहीं होगा, जब स्टिक नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी इस तरीके से बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जब यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसके कारण क्या होगा बेटा, उसके कारण क्या होगा, ये वेरिएबल बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ नहीं बनाया है, तुम देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे कोडॉन्स नहीं बनाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है ही नहीं, यहाँ बेस सीक्वेंस नहीं होते, ठीक है, यहाँ बेस सीक्वेंस नहीं होते। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ सेगमेंट आ जाता है। क्लियर। अब एक चीज और आती है यहाँ ना, ये वाले सेकेंड सीक्वेंस पे ये प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम कहते हैं एंटी, इस लूप को हम कहते हैं एंटी कोडॉन लूप।
इस लूप को हम कहेंगे एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप यानी यहाँ 3 है ना खाली स्पेस है। खाली स्पेस किस लिए है कि अभी जब तुम ट्रांसलेशन करोगे ना वहाँ टीआरएनए काम आएगा। समझना, जब टीआरएनए काम आएगा तो उसको चिपकना है ना, तो उसको चिपकने के लिए कोई सबस्ट्रेट तो चाहिए, कोई तो एरिया होना चाहिए ना जो अधेस होगा। तो अधेसिवनेस के लिए उसको कोई एक एरिया चाहिए, तो वो होता है ये एंटी कोडॉन लूप। ठीक है, एंटी कोडॉन लूप बेसिकली 3 कोडॉन्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोडॉन्स जो होंगे वो 3 के सेट में पढ़े जाएंगे। 64 टोटल कोडॉन्स हैं। लास्ट क्लास पे टेबल बताई थी, याद है ना, एक हरगोविंद खुराना और इन लोगों ने मिलके दी थी। तो वो 3 जो कोडॉन्स हम पढ़ते हैं, 64 की जो पूरी टेबल हम पढ़ते हैं, उस टेबल के अंदर ये बोला जाता है कि हर कोडॉन को 3 में पढ़ेंगे, हर कोडॉन को 3 के सेट में पढ़ेंगे, और 3 का सेट जो होगा वो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। तो यहाँ जब 3 का सेट मिल जाएगा है ना, तभी तो ये उससे स्टिक हो पाएगा, इसके सामने एक स्ट्रैंड होगा जहाँ पे मान लो इस पे ATC था, या टी नहीं AUC था, तो इसके सामने जो स्ट्रैंड होगा उस पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है UAG। ऐसे ही तो ये दोनों स्टिक होंगे, ऐसे ही तो हमारे पास प्रोटीन बनेगा। तो ये चीज होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन्स, ये एंटीकोडॉन लूप है। क्लियर? ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर समझ में आया बेटा? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर समझ में आया? ये पूरा एक एक्सेप्टर, आप कह सकते हो अमीनो एसिड्स को यही एक्सेप्ट करेगा, यहीं आके अमीनो एसिड फॉर्म होंगे, ठीक है। क्योंकि जब 3 कोडॉन्स के फॉर्म में मिल जाएंगे तो अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे। यही तो पढ़ा है हमने, 3 कोडॉन अगर मिल जाते हैं तो वो एक अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक। तो वही चीज यहाँ भी होगी, अगर 3 कोडॉन्स मिल जाएंगे तो वो एक अमीनो एसिड बनाएंगे। चलो सबसे पहले कोड इज इन ट्रिपलेट्स। 61 कोडॉन्स हमको पढ़ने हैं। 3 कोडॉन ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। हाँ यस, 3 कोडॉन जो होंगे वो कोई स्पेसिफिक कोड नहीं होते, तो इसीलिए उनको स्टॉप कोडॉन बोला जाता है, UAG, UGA और UAA। सो UGA, UAG और UAA तीनों होते हैं स्टॉप कोडॉन। अगर मैं बात करूं किसकी, मिथियोनिन की, ये रहा AUG, ये होता है स्टार्ट और इनिशिएटर कोडॉन, ये होता है स्टार्ट और इनिशिएटर कोडॉन। अब कोडॉन इज रीडेड इन, अब ये अपन ने बोला था कोई पंक्चुएशन में रीड नहीं होगा कोडॉन जो होगा ये एक अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के लिए कोड कर सकते हैं, पर एक कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड होगा। तो एक कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड है, ये मैंने एग्जांपल दिया था वेलिन का, है ना। वेलिन 4-5 कोडॉन्स को कोड कर सकता है, पर एक कोड के लिए एक ही वेलिन है ना। मेरे लिए तुम सारे स्टूडेंट्स हो, पर तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही एक टीचर हूँ, ये वाली बात है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना कि एक कोडॉन के लिए, एक कोड के लिए, एक ट्रिपलेट के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं, पर अमीनो एसिड के लिए उल्टा हो गया, एक कोडॉन के लिए, एक ट्रिपलेट के लिए एक ही अमीनो एसिड हो सकता है। पर अगर मैं बात करती हूँ अमीनो एसिड की, तो उस अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके, इस पे आती हूँ मैं अभी म्यूटेशन पे। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ताकि क्या है उससे रिलेट हो जाएगा जो अभी अपन ने बनाया। ओके, सो टीआरएनए कॉल्ड द एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर क्यों बोला जाता है बच्चे इसको? अगर आप लोगों ने सुना हो, चार्जर का एडाप्टर होता है ना, चार्जर का एडाप्टर होता है। सो एडाप्टर मतलब ये हो जाएगा, हाय मैं तो पूरा ही किया, ये एक तो रिफ्लेक्ट कर जाता है कई बार। यस, सो अडेप्टर मतलब क्या होता है बेसिकली? अडेप्टर मतलब ये होगा कि भाई वो किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेगा, बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो मना नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को, ठीक है। फिर इट हैज़ एन एंटीकोडॉन लूप दैट हैज़ बेसिस। एंटीकोडॉन लूप प्रेजेंट है, ये देखो बेटा एंटीकोडॉन लूप है ये वाला, और एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इस एंटीकोडॉन लूप पे। Complementarity to the code present on the mRNA and also has an amino acid acceptor to which amino acid binds। तो अब इसको पढ़ना है, ये तो अमीनो एसिड है जो हमने बनाया, ये एक अमीनो एसिड है जो होता है, मतलब बेसिकली है तो दोनों ही क्या, आरएनए ही है।
दोनों आरएनए, ये mRNA है और ये tRNA है, दोनों भाई भाई ही है, पर एक भाई दूसरे भाई को पढ़ेगा बस, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी रीडिंग कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से समझना। अब रीडिंग चल रही है, कहानी अगर मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो कहानी कहाँ तक पहुंच गई थी अपनी, राइटर ने पैक करके स्क्रिप्ट भेज दी थी डायरेक्टर तक, है ना, डायरेक्टर को मिल गई है, डायरेक्टर उसको पढ़ रहा है, तो डायरेक्टर पढ़ तो रहा है ना, जब वो पढ़ेगा तो पढ़ने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उस प्रोसेस को ही तो ट्रांसलेशन बोल रहा है। मतलब बेसिकली ये स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हमने किसको बैठा रखा है, डायरेक्टर को। डायरेक्टर क्या काम करेगा, स्क्रिप्ट को पढ़ेगा। तो ये भी एक mRNA है, सॉरी ये भी एक RNA है जो कि tRNA है, ये भी एक RNA है जो कि mRNA है। क्लियर, समझ में आ रही है बेटा बात। tRNA is specific for each amino acid. The secondary structure of tRNA depicts a clover leaf-like structure. Its actual shape of tRNA is a compact molecule which look like inverted L. थोड़ा सा inverted L, उल्टा L जैसा structure लगता है ये, हालांकि इतना भी नहीं लगता है, but still इसको माना जाता है ऐसा। अब देखो, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो है ये क्या है, ये अमीनो एसिड जी तो है। तो एक tRNA जब इस mRNA के साथ मिलेगा तो वो एक बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के वहाँ किसको बैठा देगा, वहाँ बैठा देगा इस अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को वहाँ पे पुट करता जाएगा, फॉस्फेट बॉन्ड जोड़ता जाएगा, और एक और अमीनो एसिड, फिर फॉस्फेट बॉन्ड जोड़ेगा, फिर अमीनो एसिड, फिर फॉस्फेट बॉन्ड लाया, फिर अमीनो एसिड, ऐसे करता करता चेन चलाता रहेगा, ये चेन चलती रहेगी, दिस कंटिन्यूज। ठीक है, कैसे कंटिन्यू होता है देखो, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड लीड्स टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। किसकी चेन बन रही है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स है, ठीक है। The order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA, कि भाई कितने बेसेस हैं, तो यार जितने बेसेस होंगे उतना ही तो, अब जितने पेपर होंगे डायरेक्टर के पास उतना ही तो पढ़ेगा, उससे ज्यादा क्या, कहाँ नई स्क्रिप्ट थोड़ा ना पढ़ने लग जाएगा। तो कितने पेपर्स हैं ये चीज डिसाइड करना है कि कितना पढ़ेगा डायरेक्टर, ठीक है, जितने पेजेस हैं डायरेक्टर के पास वो उतने पेजेस पढ़ेगा, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए रहते हैं बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्लियर, ओके। अब हम एक बार इनिशिएट कर रहे हैं किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। वापस आऊंगी, पहले म्यूटेशन पढ़ा दूं क्या, मैं इस पे आगे बढ़ जाऊंगी तो वापस शायद ना आ पाऊँ, तो पहले अपन म्यूटेशन जान लेते हैं। चलो ओके, हेडिंग डालेंगे म्यूटेशन, प्यारा हमारा म्यूटेशन। जेनेटिक कोड हम पढ़ चुके हैं ना, जेनेटिक कोड एक ही बात बोलता है कि भाई अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे कोड के रूप में पढ़ना पड़ेगा। ये कोडिंग, कोडिंग पढ़ी है तुमने कभी, कभी कोडिंग पढ़े हो, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो पढ़ के देखना, एआई का ज़माना आ रहा है आगे, तो थोड़ा ये कोडिंग वोडिंग में दिमाग लगाओ, अच्छा रहेगा, कूल भी लगता है तो बट बता रही हूँ मैं, तो जो कोडिंग होता है, जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखना, कई बार क्या होता है ना बच्चे, हमको कुछ अलग चीज़ सीखनी पड़ेगी, और तुम अभी ऐसी स्टेज में हो कि तुम कोई भी अलग एक हॉबी चुन सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एआई या कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड, कुछ सॉफ्टवेयर से लिंक्ड कुछ, जैसे कैनवा हो गया, उस पर कुछ क्रिएटिव तुम लोग कर सकते हो। तो मैं अपने हर स्टूडेंट को ये चीज़ बोलती हूँ, और मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि तुम में क्रिएटिविटी बिल्ड हो सकती है अगर तुम करना चाहो तो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हो, क्यों रील स्क्रॉल कर रहे हो भाई, कुछ आता भी नहीं है आजकल तो बिना फालतू वेस्ट अपना टाइम करना, वेस्ट अपनी एनर्जी करना। अब जब तुम फोन ही देख रहे हो तो कोई अच्छी चीज़ के लिए फ़ोन देख लो, कुछ क्रिएटिव सेंस में यूज़ करो, ताकि तुम्हारे फ्यूचर में, क्या पता तुम्हारी आज की सीखी हुई चीज़ें तुम्हारे फ्यूचर में काम आ जाए। हु नोज़ कि आज तुमने कोडिंग सीखी, तुम्हारे फ्यूचर में जो है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए या कुछ तुमने वेब डेवलपर बन गए, तो तुमको ये कोडिंग्स काम आ जाएंगी। सो
थोड़ा सा जो है इन चीज़ों पे दिमाग लगाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला टाइम इन्हीं का है। रील्स पे कुछ नहीं पड़ा, ना ही यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ रखा है। थोड़ा सा इनकी तरफ डाइवर्टेड रहो, थोड़ा हॉबी में ये सब चीज़ें डेवलप करो जहाँ तुम एक न्यू स्किल सीख सको। स्किल्स को अपनी हॉबी बनाओ, ठीक है? स्किल्स पे काम करो, वो तुम्हारी हॉबी मतलब क्या होता है यार, एक अच्छी चीज़ अगर तुम सीख रहे हो तो वो तुम्हारी स्किल डेवलप हो सकती है। तुम्हारा मतलब एक बहुत एक अच्छा चीज़ डेवलप हो जाएगा कि भाई यार ये चीज़ में मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आज से डेवलप करना शुरू करोगे ना तो आगे फर्दर काम आ सकती है तुम्हारे ये चीज़। तो इस पे प्लीज़ सारे ही बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, गो एंड डू चेक द थिंग्स विच पीपल आर डूइंग। बहुत चीज़ें हैं, बहुत देयर आर वेरियस थिंग्स। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तो चीज़ों को देखो, एनालाइज करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो फ्री टाइम में। ये महान लोग मत बनना, मैम मैं तो पूरे दिन यही करता रहा कि और मैं पढ़ना भूल गया। भाई फ्री टाइम की बात कर रही हूँ मैं। फ्री टाइम जब बैठे रहते हो ना, जब डांटती है मम्मी तब उठते हो, तो फ्री टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करो इस तरीके से कि वो फ्री भी ना लगे, मतलब वो ऐसा भी ना लगे कि भाई बर्डन है, और ऐसा भी हो जाए कि यार काम का काम ऐसा, ठीक है? तो वो चीज़ देखो। ओके, चलो बात करते हैं म्यूटेशन की। व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन द बेस पेयर। ओहो, पॉइंट म्यूटेशन की बता रहे तो सिर्फ चेंज इन द सीक्वेंस, DNA सीक्वेंस, चेंज इन द DNA सीक्वेंसिंग। चेंज इन द DNA सीक्वेंसिंग, DNA के सीक्वेंस में अगर मैं चेंज करवा देती हूँ तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। नाउ म्यूटेशन कैन बी ऑफ बाय एनी रीजन, ठीक है? म्यूटेशन ऐसा नहीं है बच्चे कि हर बार जो है यूवी रेज ही कॉज है म्यूटेशन की, नहीं। कई बार केमिकल्स होते हैं, कई बार कोई अटैक होता है। जैसे अगर तुम लोगों को याद हो हिरोशिमा नागासाकी, जिसपे एक मूवी बनी थी ओपनहाइमर करके, जो एटॉमिक बॉम्ब की थ्योरी को डिस्क्राइब करता है। तो एटॉमिक बॉम्ब ना बहुत तेज जो ब्लास्ट हुआ था अमेरिका के थ्रू करवाया गया था ऑन जापान। तो वहाँ हिरोशिमा नागासाकी जो है जापान में एक प्लेस है, और वहाँ पे आज भी लोग जो है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी के, दे आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ परफेक्ट बॉडी, आई मीन दे डू नॉट हैव परफेक्ट बॉडी। उनका कुछ ना कुछ जो बॉडी का पार्ट है वो कुछ ना कुछ डिसलोकेटेड या कुछ नहीं ही होता, ठीक है? समटाइम्स कई बार रिस्ट नहीं होती, कई लोगों के हाथ नहीं होते, कई लोगों की आँख ढंग से डेवलप नहीं होती, मतलब कुछ देयर इज समथिंग इन द बॉडी पार्ट विच इज़ नॉट वेरी मच वेल डेवलप्ड। सो उनकी बॉडी अभी भी वेल डेवलप्ड नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे ऐसा इसीलिए है बच्चे, क्यों? क्योंकि DNA जो है ना हमारा डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये पूरा DNA काम का नहीं है, ठीक है? मैं तुमको ये हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, पूरा DNA फालतू है। 2.2 मीटर का DNA है भाई, क्या काम का होगा? ये DNA फालतू है, कोई काम का नहीं है, ठीक है? काम की चीज़ जो है वो है इसके अंदर प्रेजेंट कुछ सीक्वेंस, इसके अंदर प्रेजेंट कुछ सीक्वेंस जिनको हम कहते हैं जीन। काम की चीज़ ये है, ये है काम की चीज। अब होगा क्या, होता क्या है? होता ये है कि इस म्यूटेशन के कारण मेरा ये जो जीन है ना ये टूट जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है बाय एनी रीजन। अब कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई मान लो अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, है ना, पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल जाए, तो कुछ भी चीज हो सकती है। पर दिक्कत कहाँ हुई कि ये जीन टूट गया, ये जो मेरी एक सीरीज चल रही थी वो बीच से ब्रेक हो गई। जैसे ही वो बीच से ब्रेक होगी, भाई वो खाली थोड़ी ना बैठी रहेगी, हाँ कोई बात नहीं, ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, रिपेयर हो जाएंगे। नहीं, DNA जीन रिपेयर नहीं होता, ये बात समझ लो, ये रिपेयर नहीं होता, क्योंकि ये तो बना ही इतनी मेहनत से, कहाँ से कैसे रिपेयर हो सकता है? सेल डिवीजन के टाइम बनता है ये, तो रिपेयर होने का बहुत रेयर चांस। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो जीन है, ये जीन को ब्रेकिंग नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, और ये तोड़ा जाता है बाय म्यूटाजेंस। किसके थ्रू तोड़ा जाएगा बेटा? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है? ऐसे म्यूटेशन कॉजिंग एलिमेंट्स जो म्यूटेशन को कॉज कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एंजाइम हो सकता है,
कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई केमिकल फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे जीन पे। इनको कोई दिक्कत नहीं है, म्यूटाजेंस के कारण म्यूटेशन होता है। अब अगर मान लो मैं ये बोल देती हूँ कि अगर एक बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हो रहा है, सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज होना भी बहुत बड़ी बात है। सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज होना मतलब क्या हो गया मैम? देखो बनाते हैं। सीक्वेंस दिख रही है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ एक सिंगल चीज अगर मान लो उड़ जाती है, टिक टिक टिक, मैंने इसको हटा दिया, ठीक। 3-3 के सेट में क्यों लिखा है मैंने, गैप करके क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है ताकि तुमको ये चीज याद रखे, दिमाग में याद रखना ये चीज कि कोडॉन हमेशा 3 के फॉर्म में रीड किए जाते हैं। 61 कोडॉन्स हैं, 3-3 के फॉर्म में रीड किए जाएंगे। तो यहाँ 3 के फॉर्म में रीडिंग होती है, ये रीडिंग फ्रेम है, ठीक है। ऐसे ऐसे इनको पढ़ा जाएगा। पर अगर मैं बोल देती हूँ यहाँ से एक हटा दिया, तो भाई अगर यहाँ से एक हटाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसको रीड करूंगी अब? टिंग टिंग। या तो एक काम करो, या तो क्या करो, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पहले क्या था? सी था, मैंने सी को हटा दिया और इस सी की जगह मैं ले आई ए को, इस सी की जगह मैं ले आई ए को। पर अभी जो एटीसी था वो मेरा कुछ और फंक्शनिंग प्रोटीन था, और अब मेरे को जो पढ़ने में आ रहा है वो आ रहा है एटीए, जो कि मेरा कुछ और अमीनो एसिड को जोड़ेगा। तो इसके टाइम पे लेट्स से अगर अमीनो एसिड ए बन रहा था, 1 बन रहा था, इसके टाइम पे अमीनो एसिड 2 बनेगा। अब ये 1-2 का हो गया ना झोल, ठीक है। अब ये यहाँ पहले जहाँ 1 बन रहा था, जिससे हमारी नॉर्मल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था, अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ 2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अमीनो एसिड कोई दूसरा बन जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन, और इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन of hemoglobin results due to the change in amino acid residue glutamate to valine. This result in the disease called sickle cell anemia. तुम सब ने पढ़ा है इसके बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी से बताओ। सिकल सेल एनीमिया, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन बना था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। क्या बोलता है सिकल सेल एनीमिया? कि भाई अगर मान लो वेलिन, टिंग टिंग टिंग, किसको रिप्लेस कर दिया इसने? किसको रिप्लेस कर दिया? 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट्स ड्यू टू चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन। यानी पहले क्या था? ग्लूटामेट, अब कौन आ गया है? वेलिन, यानी वेलिन आ चुका है। अब यहाँ पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ा किसको जाएगा? वेलिन को। और तुम सोच के देखो, सिर्फ मैंने तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई मैम, इतना सा ही तो, एक ही तो अमीनो एसिड चेंज किया, पर बच्चे ये एक अमीनो एसिड चेंज करने के चक्कर में सिकल सेल अनीमिया हो गया। सिकल सेल अनीमिया मतलब उस इंसान के हमेशा ही अनेमिक, खून की कमी, ठीक है, वो खून की कमी रहेगी। फिर वो इंसान ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड सेल्स आगे की तरफ ब्लड को फ्लो ही नहीं करवा सकती, है ना। तो ये चीज दिक्कत है। तो यहाँ क्या हुआ है? अब हमारे लिए तो इतनी सी बात है, क्या बड़ी बात हो गई? इतना सा ग्लूटामेट बस वेलिन से ही तो चेंज हुआ है, इतनी कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अगला, नेक्स्ट एक और तरीके का म्यूटेशन होता है जहां पे लेट्स से मैम
ये मैंने कोई भी कोड लिखा है। अब इस कोड में मैं क्या कर देती हूँ, पहले मेरी रीडिंग फ्रेम क्या थी बच्चे, ये थी, पहले मैं ऐसे पढ़ रही थी, ठीक है। तो जो भी मैं अमीनो एसिड बनाऊंगी वो इस रीडिंग फ्रेम के हिसाब से बनाऊंगी। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस जी को हटा दिया, टिक टिक टिक। जी की जगह मैं क्या ले आऊं, नया। मैं कुछ भी नया भी नहीं ला रही, चलो नया भी नहीं ला रही। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मेरी रीडिंग फ्रेम बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ना यार टीआरएनए तो 3 ही लेगा ना, एंटी कोडॉन लूप पे तो 3 ही कोडॉन्स आएंगे। तो उस टाइम पे किसको ले लेगा, वो ए को ले लेगा, यू को ले लेगा और इसके साथ सी को ले लेगा। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ए यू जी को लेता, पूरा मिथियोनिन आता, पर इसने ये नहीं लिया। इसने क्या किया, इसने ए यू जी सी को ले लिया, इसने पूरी रीडिंग फ्रेम ही बदल डाली। अब देखो, अब ये अगला वाला किसको लेगा, ये जी ए टी को लेगा, उसके अगला वाला जी ए टी, एक और बार, समझ पा रहे हो, फिर अगला वाला जी ए और उसके अगले वाले को, समझ रहे हो। पहले की रीडिंग फ्रेम और अब की रीडिंग फ्रेम में डिफरेंस देख रहे हो, फ्रेम ही बदल गई। जब रीडिंग फ्रेम बदल जाती है तो इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये होता है पॉइंट म्यूटेशन, ये होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन वो होगा जिसके अंदर सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ एक अमीनो एसिड का चेंज, पर वो सिर्फ एक नहीं है, वो बहुत बड़ा एक है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो होगा जिसके अंदर पूरी रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ मल्टीपल इंसर्ट, देखो अब या तो इंसर्ट भी हो जाए तो भी रीडिंग फ्रेम बदल सकती है कि नहीं बदल सकती। मैं यहाँ पे जी के साथ एक और ले आऊँ ए, तब क्या होगा, वो ए सी जी को पढ़ेगा, फिर टी ए जी को पढ़ेगा, तब भी रीडिंग फ्रेम बदल गई ना। तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ बोथ, डिलीट कर दो चाहे इंसर्ट कर दो, मल्टीपल कोडॉन को या एक कोडॉन को। Hence, one or more amino acids reading frame becomes unaltered from the point outwards. Reading frame पे affect आना शुरू, reading frame पे affect आना शुरू, इसका मतलब such mutations are called frame shift mutations, frame shift insertion और frame shift deletion, ठीक है। अगर ऐसा डिलीट हुआ है तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, अगर इंसर्ट करा दूं तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। क्लियर? चलो अब अगला बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन ट्रांसलेशन। ओके, अब ट्रांसलेशन पे आ जाओ, वापस ट्रांसलेशन पे आ जाए। ट्रांसलेशन में क्या हुआ बच्चे, सबसे पहला स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए चार्ज होना यानी होगा क्या, मैं एकदम आसान भाषा में इस चीज को समझना, ये बहुत जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में दे रखा है फॉर नो यूज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अमीनो एसिड जब एंजाइम के साथ जुड़ जाए, अमीनो एसिड जब एंजाइम के साथ जुड़ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यहाँ एटीपी की रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है, तो हुआ क्या, अमीनो एसिड एक एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, अमीनो एसिटाइल टी आरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड आरएनए सिंथेटेज एटीपी की प्रेजेंस में अगर जुड़ जाता है इसके साथ, तो होगा क्या बेटा, एंजाइम के साथ कौन जुड़ जाएगा, अमीनो एसिड, और ये रिलीज कर देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अमीनो एसिड एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, बाय रिलीजिंग
फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बन के आया है इसको हम बोल देंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सो बेसिकली हुआ क्या, मैं एक बार वापस बताती हूँ। अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड एंजाइम के साथ जुड़ता है। कौन सा एंजाइम? अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। क्या करता है, एटीपी और एंजाइम जो है आपस में आके जुड़ जाते हैं। अब यहाँ एटीपी था, है ना, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था। अब यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। सिंपल सी चीज। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सो द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके साथ साथ क्या बन चुका है बेटा, रिलीज हो गया फॉस्फेट, फॉस्फेट रिलीज होना यानी क्या रिलीज हो रहा, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। सो the formation of peptide bond between two charged tRNA. The start codon is AUG and mRNA has some additional sequences that are not translated and are called UTs. UTR बहुत अच्छा नाम, बहुत important नाम है, untranslated regions। कई जगह ऐसी होती है mRNA में जो ट्रांसलेट नहीं होती, स्टिल प्रेजेंट है पर ट्रांसलेट नहीं होती। फॉर इनिशिएशन ऑफ राइबोसोम, अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा देखना, राइबोसोम बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ स्टार्टिंग कोडॉन पे। राइबोसोम मूव द कोडॉन टू कोडॉन along with mRNA for elongation of protein chain and at the end release the factor bind with the stop codon terminating the translation and release of polypeptide from ribosome। चलो जल्दी से सीखते हैं क्या बोला। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, याद आया ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है तुम्हारा प्यारा राइबोसोम। प्रोटीन बनाना है भाई, प्रोटीन फैक्ट्री यही तो है। मैं उस टिल्टेड को ना सीधा बना रही हूँ पहले तो। चलो ये हमारा एमआरएनए। अब इस एमआरएनए पे बहुत सारे कोडॉन्स हैं, ये बना दो 5' ठीक है। यहाँ बहुत सारे कोडॉन्स हैं, सबसे पहला तो AUG ही होगा। और UAG तो स्टॉप हो जाता है, UAA भी स्टॉप हो जाता है, UGA भी स्टॉप हो जाता है, तो क्या लिखे हैं, UAU लिख दो। हाँ UAG स्टॉप कोडॉन है, याद रखना, ठीक है। वो अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो हमारा प्यारा RNA है, सॉरी राइबोसोम है, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट ना पहले आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, टिंग टिंग टिंग, ये इसी को बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉलर वर्जन पर यही है। ओके सो ये यहाँ आके बाइंड हो गया, ठीक। जैसे ही स्मॉलर यूनिट बाइंड होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट कौन है, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट कौन रहता है बच्चे, वो टीआरएनए। टीआरएनए याद करो कुछ इस तरीके का दिखता था, एंटीकोडॉन लूप के साथ प्रेजेंट है, याद आ गया, ये हमारा टीआरएनए। और टीआरएनए में प्रेजेंट कौन थे, 1 2 3 उसके पास कौन प्रेजेंट थे, एंटीकोडॉन लूप, है ना। ये एंटीकोडॉन लूप क्या करते हैं, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, किसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, AUG के साथ। अब AUG है यानी यहाँ क्या होना चाहिए, UGA, यहाँ पे UGA होना चाहिए, ये मिथियोनिन है बेसिकली। जैसे ये AUG को पढ़ लेगा, ये AUG को जैसे ही पढ़ लेगा तो यहाँ ये क्या फॉर्म कर देगा, मिथियोनिन। एक और एक क्या बना दिया इसने, एक अमीनो एसिड, क्या बना दिया बेटा इसने, एक अमीनो एसिड, ठीक है। चलें आगे, अगला देखो, फिर उसके बाद क्या होता है। अब यहाँ ये एक चीज है, अब
अकेला तो छोटा राइबोसोम मूव नहीं करेगा, स्मॉलर सब यूनिट अकेली थोड़ा ना मूव करेगी, तो लार्जर सब यूनिट को भी आना पड़ेगा। तो जैसे छोटा भाई आगे 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 है ना, बड़ा भाई का आगे अगला थोड़ा ना निकलेगा, तो वो इसके पीछे फिर आएगा, तो ये लार्जर सब यूनिट यहाँ जुड़ी। ठीक, यहाँ पे जैसे ही इसने ये मिथियोनिन बनाया, ये अगले पे चला गया। अब देखो ये बनाया इसने, ठीक है, ये इनिशिएशन हो गया, ये इनिशिएशन कोडॉन है ना AUG, तो इनिशिएट करवा दिया। अब उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा बेटा, इसको कहते हैं हम इनिशिएशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इनिशिएशन। अब इसके बाद का प्रोसेस यही बता रही हूं ताकि एक में ही समझ में आ जाए, जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन। यानी पूरी की पूरी चेन बनती जाना, किसकी चेन बनना, अमीनो एसिड की चेन बनना। तो यहाँ है अब GAG, ये आ गया कौन, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट सेम ही है, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसीलिए ये बन रहा है, ठीक है। फिर उस यही आगे बढ़ा है बच्चे, अलग चीज नहीं है ये, यही वाला पोर्शन आगे मूव हो गया, पहले इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, अब यही रीजन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस रीजन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट रहती है ये भी अभी मैं बता देती हूँ थोड़ी देर में, बट ये समझ लेना ये चीज ही आगे मूव हुई है। अब यहाँ पे क्या चीज बन गई है, यहाँ बन गया है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, ठीक। अब ये ग्लूटामिक बन गया, यहाँ पे मिथियोनिन बन गया, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यहाँ पे एक चेन बनती जाएगी, किसकी चेन, अब ये ग्लूटामिक और मिथियोनिन जुड़ चुके हैं, यहाँ तक आएंगे ना जब ये UAG पे बना रही हूँ मैं, इसको ले आओ UAG पे, ये स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट इस पे बैठ गई, ठीक है, और यहाँ क्या बना दिया, स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन के लिए, ठीक है। तो जब ये स्टॉप कोडॉन मिला तो फाइनली ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो चेन बन रही है ना, तुम देख रहे हो यहाँ पे भी एक कोई ना कोई कोडॉन होगा, यहाँ पे एक कोडॉन होगा, अरे यार मैंने इसको ऐसे क्यों बना दिया बेचारे को, रुको इनको थोड़ा पास में बना लो ताकि यहाँ एक और आ जाए, ठीक है। यहाँ पे भी एक कोडॉन होगा, यहाँ पे भी एक कोडॉन होगा, ठीक है। ये इस तरीके से चेन बनाते जाएंगे, ये चेन बनाएगा, कैसे चेन बनाएगा, ये बनाएगा फिनाइलिन, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ये इस तरीके से चेन बना रहा है, किसकी चेन बना रहा है, ये चेन बना रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, प्रोटीन की चेन। तो ये मिथियोनिन हुआ, ग्लूटामिक एसिड हुआ, ये ऐसे करते करते वेलिन हुआ, ये ऐसे करते करते जुड़ते चले जाते हैं अंटिल द टर्मिनेशन कौन हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन जब तक नहीं आ जाता, जब तक ये अपने आप का ट्रांसलेशन करते रहे, तो ये जो लाइन है, ये जो सीक्वेंस है, ये बढ़ती चली जाती है और ये इलोंगेशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। फाइनली जब ये लास्ट में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब ये फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाती है हमारी प्रोटीन की चेन, ये बन गई है हमारी प्रोटीन की चेन, दिस इज आवर प्रोटीन चेन, ठीक है, ये प्रोटीन चेन है। क्लियर है ये चीज, समझ में आया, एक बार वापस देखना है यहाँ पे, ये देखो जब स्मॉलर सब यूनिट आई, लार्जर सब यूनिट आई, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट क्या काम कर रही है, स्मॉलर सब यूनिट आके इस mRNA पे जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद अंदर प्रेजेंट है इसकी tRNA क्या, एंटीकोडॉन लूप देख लो, ये एंटीकोडॉन लूप है, एंटीकोडॉन लूप अपने आप में एंटीकोडॉन्स लिए बैठा है।
एंटी कोडॉन्स क्या करेंगे, कोडॉन्स के साथ बाइंड करेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, एक ना एक अमीनो एसिड। जैसे ही एक अमीनो एसिड बनता है फिर ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा दूसरे वाले पे, दूसरा वाला पढ़ा जाएगा कोडॉन, दूसरा कोडॉन जब पढ़ेंगे तो उसका एक अमीनो एसिड बनाएंगे और दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो है बॉन्ड बनता चला जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनता चला जा रहा है ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है ये, पेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन बोल लो। पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी कंटिन्यू अंटिल वी रीचेस दी स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या है हमारा, कुछ भी हो सकता है, AUC हो सकता है, AUC नहीं होगा, अभी जो अपन ने स्टॉप कोडॉन्स पढ़े यानी UAG, UGA ये सब हो सकते हैं। तो अगर लास्ट तक आते आते हमारे पास एक कोडॉन बचेगा एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी स्टॉप कोडॉन। वहां पे ये पूरी प्रोसेस जाके रुक जाएगी, ठीक है। वहां पे पूरी प्रोसेस क्या करेगी बच्चे, जाके रुक जाएगी, ठहर जाएगी, है ना। और वहां से एक हमारे पास पूरा का पूरा चेन ऑफ व्हाट, चेन ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन हमको वहां से मिल गई। हमने क्या किया इसके अंदर, हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें, इसके अंदर क्या है, tRNA है, ये tRNA क्या काम कर रहा है, ये tRNA के पास एंटीकोडॉन्स हैं। ये एंटीकोडॉन्स क्या काम करते हैं बच्चे, ये एंटीकोडॉन्स जो होंगे ये mRNA से एंटी यानी दूसरे कोड बनाएंगे जिसके कारण ये इस पे स्टिक हो सके और फिर क्या फॉर्म कर सकते हैं, ये अमीनो एसिड। एक बार जब ये अमीनो एसिड फॉर्म हो गया ऐसे ही चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म होती जाएगी और हमारा प्रोटीन प्यारा तैयार हो जाएगा until it reaches what, until it reaches कौन, UAA स्टॉप कोडॉन, है ना। और ये हमारी पूरी चेन तैयार हो गई अमीनो एसिड की, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ में आया बेटा क्या होता है इसके अंदर, क्लियर है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस रहता है ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसके बाद आता है जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन यानी अब कोई जीन तो दिखेगा, कोई जीन नहीं दिखेगा, है ना। कोई सा जीन तो होगा, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो दिखेंगे विच विल शो, और कुछ जीन ऐसे होंगे जो दिखेंगे ही नहीं। तो अब हम ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। आज के लिए इतना ही कि तुम लोग समझ जाओ म्यूटेशन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन अगर नहीं समझ आया है तो एक बार प्लीज़ पढ़ना वापस, और अगर नहीं फिर भी आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक लाइव क्लास ले लूँगी, ट्रांसलेशन वापस पूरा समझा दूँगी, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या किसी में भी कोई डाउट आता है। तो हम जब लाइव क्लास लेंगे उसमें मेरे को एक बता देना एक बार कि मैम ये चीज़ पढ़ा दो, ठीक है। या लाइव जब भी स्केड्यूल्ड है उसके कमेंट में डाल दो कि मैम ये चीज़, ये टॉपिक पढ़ा दो, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।